नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी मीडियम पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यूरोपियों का भारत में आगमन। बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे यूरोपीय देश के जो लोग व्यापारी भारत आए, उसी संदर्भ में हम आज बात करेंगे। दोस्तों, क्या ऐसे कारण थे जिससे यूरोपीय कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हुईं? तो इस चीज़ को समझने के लिए सर्वप्रथम उस समय की परिस्थितियों को जान लेते हैं। यूरोप में ऐसा क्या चल रहा था जिससे यूरोपीय लोग भारत की ओर व्यापार के लिए आकर्षित हुए। ऐसा नहीं है उस समय यूरोप के साथ भारत का व्यापार नहीं होता था। दोस्तों, उस समय यूरोप के साथ डायरेक्ट व्यापार नहीं होता था। उस समय क्या था, भारत से मसालों का आयात किया जाता था और इस पर अरबों का एकाधिकार होता था। अरबों का जो अरब लोग जो थे, व्यापारी थे, वो इटली से व्यापार करते थे और यहाँ पर यूरोप में इटली का भी एकाधिकार था। और इटली का एकाधिकार इतना था कि इटली से ही बाकी जो यूरोप के हिस्से हैं वहाँ पर व्यापार किया जाता था। तो इटली इतना समृद्धशाली बन गया था उस समय कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एजुकेशन हुई। वहाँ पर रेनेसा का काल था उस समय, 14वीं-15वीं शताब्दी में सबसे पहले जो इटली था वहीं पर पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण की घटना होती है, ठीक है। पुनर्जागरण इटली में ही आया, ठीक है। तो क्या कारण थे उस समय? क्या था, 12वीं शताब्दी से ही इटली इतना समृद्ध हो चुका था कि पूरे यूरोप के व्यापार पर उसका एकाधिकार होता, ठीक है, एकाधिकार था। और उस समय जो बाकी के यूरोप के देश थे, इटली के इस एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। दोस्तों, और क्या कारण थे उस समय? उस समय क्या था, यूरोप के कई सारे देश व्यापार के क्षेत्र में, यूरोप के व्यापार के इस क्षेत्र में इटली के एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। और उसी समय क्या हुआ, 15वीं-16वीं शताब्दी में जब हम आते हैं तो बहुत सारे कारण थे कि वहाँ पर क्या हुआ, कंपास का विकास हुआ। कंपास गया वहाँ पर, कहाँ से गया? चीन से। चीन में कंपास का विकास होता है और चीन से यूरोप में कंपास पहुँचता है, ठीक है। बारूद का विकास होता है, ठीक है, जिससे दुश्मनों से लड़ा जा सके। उस समय एक चीज़ और हुई थी, उस समय वहाँ पर फैक्ट्रियों की स्थापना होने लगी, औद्योगिक क्रांति धीरे धीरे आ रही थी। तो यूरोपीय लोगों को दो चीज़ों की ज़रूरत थी। पहला, कच्चे माल की ज़रूरत थी, दूसरा बाज़ार की। पहला क्या था, कच्चा माल, और दूसरा बाज़ार, ठीक है। और बाज़ार यूरोप में इतने बड़े थे नहीं और कच्चा माल भी नहीं था। तो ये सारे कारण थे जिससे वो व्यापार करना चाहते थे। दूसरा क्या था, समझ लेते हैं आगे, कि एक घटना होती है 1453 में। 53 में एक घटना होती है कुस्तुनतुनिया। आज का जो कुस्तुनतुनिया है वो तुर्की पर है, ठीक है। तुर्की जो देश है वहाँ पर कुस्तुनतुनिया है, पूर्वी यूरोप में। तो वहाँ पे क्या होता है, तुर्कों का एकाधिकार हो जाता है, यानी कि अरब जो लोग थे, उम्मयदी खलीफा थे, उनका एकाधिकार हो जाता है। और जो संपर्क मार्ग था यूरोप का भारत के साथ, वो संपर्क मार्ग टूट जाता है, यानी कि व्यापारिक मार्ग पर तुर्कों का नियंत्रण हो जाता है। जो डायरेक्टली संपर्क मार्ग था वो टूट जाता है। कहाँ से? भारत से और दक्षिणी पूर्वी एशियाई के जो देश थे, जहाँ पर मुख्यतः क्या था, मसालों का व्यापार होता था। किसके द्वारा? यूरोप के द्वारा। तो यहाँ से यूरोप के देश आयात करते थे मसालों का, क्योंकि वहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती है और वहाँ पर मसालों की बहुत ही ज़्यादा मांग रहती थी यूरोप में। तो ये सारे कारण थे। दूसरा क्या था, यूरोपियों का जो एकाधिकार था, तुर्की का जो एकाधिकार था, वो अब धीरे धीरे समाप्त हो गया था। अब यहाँ पर व्यापार में अरबों का एकाधिकार हो गया था। अरब के जो लोग थे वो भारत के साथ व्यापार करते थे और अरब के लोग भारत के साथ क्या करते थे, एक मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे, जो अरब के लोग थे। अब अरब के लोग भारत से व्यापार किए और फिर अरब के लोग ही जाकर क्या करते थे, यूरोप के लोगों को सामान देते थे। तो इससे क्या, चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती थी। तो उस समय बहुत सारे अभियान चलाए गए। जो बाकी के देश थे, जैसे पुर्तगाल हो गया, आपका स्पेन हो गया, ये जो देश थे, इन्होंने बहुत सारे अभियान चलाए कि जो मार्ग अवरुद्ध हो गया कुस्तुनतुनिया का,
तो एक ऐसा समुद्री मार्ग खोजा जाए जिससे समुद्री मार्ग के द्वारा भारत के साथ व्यापार किया जाए। तो इसी क्रम में क्या हुआ, एक पुर्तगाली यात्री था बार्थोलोमो डियाज, जिसने 1487 ईस्वी में उत्तमासा अंतरीप यानी कि केप ऑफ गुड होप खोज निकाला। केप ऑफ गुड होप कहाँ पे, अफ्रीका में है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, स्पेन का निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज करने निकलता है, लेकिन 1494 में वो भारत को ढूंढते ढूंढते अमेरिका तक पहुंच जाता है और अमेरिका की खोज कर लेता है। अब समझ लेते हैं आगे इस मैप के थ्रू कि देखिए ये कुस्तुतुनिया है, ठीक है। इस जगह पे क्या होता है, तुर्कों का अधिकार हो जाता है। जो यूरोप के जो देश थे वो भारत के द्वारा जो व्यापार करते थे, एक तो पर्शियन गल्फ जो हो गई, स्थलीय मार्ग थे उस समय, और दूसरा ये जो लाल सागर है, इसके थ्रू व्यापार होता था यहाँ से, और यहाँ से चीज़ें जाती थी इटली और बाकी के देशों में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एकाधिकार हो गया इस जगह पे, तो क्या हो गया, स्थल जो मार्ग था, स्थल मार्ग था, वो अवरुद्ध हो जाता है। अब ये जो स्पेन और पुर्तगाल के लोग हैं, ये समुद्री मार्ग खोजने निकलते हैं और ये सोचते हैं कि पूर्व की ओर चलेंगे तो भारत मिल जाएगा। तो इसी क्रम में ये समुद्री अभियान जारी किए जाते हैं, और इन समुद्री अभियानों को जो पैसा था वो वहाँ के राजाओं के द्वारा दिया जाता था कि आप जाओ और भारत की खोज करो, ठीक है। तो इसी क्रम में क्या होता है, 1498 में एक और पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कहाँ पहुँचता है, उत्तरमासा का चक्कर काटकर, उत्तमासा मीन्स केप ऑफ गुड होप, यहाँ से चलता है और यहाँ से निकलकर केप ऑफ गुड होप जाता है, और यहाँ से इधर से सीधा भारत पहुँचता है, यानी कि भारत पहुँचता है। और कहाँ पहुँचता है, कालीकट बंदरगाह, ठीक है। कालीकट कहाँ पे, केरल में है। भारत पहुँचने में सफलता पाने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो था वास्को डी गामा, और कहाँ का यात्री था, पुर्तगाली यात्री था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों पुर्तगाली सबसे पहले आए भारत में। अगर हम देखें बाकी देश के व्यापारी भी भारत में आए, तो पुर्तगालियों की बात करें तो पुर्तगाली पहले जो थे वो पुर्तगाली ही थे जो भारत आए। इसके बाद डच आते हैं, तीसरे नंबर पे अंग्रेज, फिर आते हैं डेनिश के व्यापारी, और अंत में आते हैं फ्रांसीसी, ठीक है। अगर भारत में यूरोपियों के आने का जो क्रम देखा जाए तो सर्वप्रथम 1498 में वास्को डी गामा आता है, ठीक है। वास्को डी गामा आता है, ठीक है, और ये पहुंचता है आपका कालीकट, और कालीकट जो वहाँ का स्थानीय शासक था जिमोरिन, ठीक है, वो उसका भव्य स्वागत करता है और यहाँ से अनुमति देता है मसाले और जड़ी बूटी ले जाने की। जब वास्को डी गामा पहुँचता है अपने देश, तो जितना भी उसका खर्चा आया था इतने लंबे मार्ग में, वो सब निकाल कर उसको लगभग 60 गुना फ़ायदा होता है, सोच लीजिए आप। तो ये जो सौदा था, ये वक्त तो ज़्यादा लगा लेकिन सौदा प्रॉफिट का था, ठीक है, वास्को डी गामा और अन्य लोगों के लिए। इसके बाद क्या होता, 1595 में लगभग 100 साल बाद डच आते हैं, और उसके 5 साल बाद जो अंग्रेज हैं वो आते हैं। इसके बाद डेन्स आते हैं, डेन्स इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है फ्रेंच, यानी कि फ्रांसीसी आते हैं 1664 में, ठीक है। ये क्रम याद रख लीजिए, ये पूछा जाता है सबसे पहले कौन से यूरोपीय आए, या क्रम में सजाइए कि निम्नलिखित को क्रम में सजाइए उनके आने के क्रम में, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, ये यूरोपीय तो आए किस क्रम में आए, लेकिन जो कंपनियों का जो गठन हुआ था उस समय, कंपनियों का गठन हुआ था, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1498 में। फिर आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ब्रिटिशर्स आए तीसरे नंबर पे, लेकिन कंपनी का गठन इन्होंने कर लिया था 1600 में, दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1600 में इन्होंने कंपनी का गठन किया था, और आधिकारिक रूप से 31 दिसंबर 1600 को वहाँ की जो महारानी थी उसने चार्टर पर साइन कर दिए थे। इसके बाद डच आते हैं। डच कब कंपनी बनाते हैं अपनी, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। इसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है 1664 में, ठीक है। तो ये क्रम है इनकी कंपनी के गठन का। और पीछे जो क्रम था
इनके आने का, देखिए डच आते हैं दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ब्रिटिश आते हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी जो कंपनी का गठन दूसरे नंबर पे है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इन्होंने जो फैक्ट्रियाँ लगाई थी वो किस क्रम में लगाई थी। तो पुर्तगाली जब आते हैं, कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कालीकट आते हैं। तो पुर्तगाली जो सब पे प्रथम फैक्ट्री लगाते हैं वो कब लगाते हैं, 1503 में पुर्तगाली। ठीक है, इसके बाद जो अंग्रेज आते हैं 1600 में, वो अपनी फैक्ट्री लगाते हैं यहाँ पे सूरत में। कब लगाते हैं, सूरत में लगाते हैं, और 1608 में लगाते हैं, 1608 में। ठीक है, दूसरी फैक्ट्री यहाँ पे लगाते हैं मसूलीपट्टनम में। ठीक है, मसूलीपट्टनम 1611 में, मसूलीपट्टनम में। कौन, अंग्रेज। अभी इस बारे में बात करेंगे हम, एक कन्फ्यूजन रहती है कि पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने कहाँ लगाई थी, मसूलीपट्टनम या फिर सूरत में। तो दोस्तों क्या होता है, जहांगीर उस समय मुग़ल बादशाह थे और जो सूरत गुजरात का जो क्षेत्र था वो मुग़लों के कंट्रोल में था। तो इनको अनुमति तो मिलती है 1608 में फैक्ट्री लगाने की, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती। फैक्ट्री का बनना आरंभ हो जाता है, लेकिन किन्हीं कारणों से अनुमति वापस ले लेते हैं जहांगीर। ठीक है, तो फैक्ट्री बंद हो जाती है, लेकिन तब तक क्या होता है, 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेज प्रथम फैक्ट्री जो पूर्ण रूप से फैक्ट्री थी वो मसूलीपट्टनम में लगा लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मसूलीपट्टनम कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डच की। डच लोग कब फैक्ट्री लगाते हैं, ये भी मसूलीपट्टनम में लगाते हैं 1605 में। ध्यान रखिए 1605 में। ठीक है, पहली फैक्ट्री कब लगाई, 1605 में। कहाँ पे लगाई, मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम। ठीक है, फिर आते हैं फ्रांसीसी। फ्रांसीसी कब आते हैं, 1664 में आते हैं, और 4 साल बाद 1668 में अपनी प्रथम फैक्ट्री लगाते हैं। कहाँ पे लगाते हैं, सूरत में। ठीक है, तो सूरत में अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों की फैक्ट्रियाँ थीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मसूलीपट्टनम में अंग्रेज की फैक्ट्री भी थी और डचों की फैक्ट्री भी थी। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं फैक्ट्री क्या थी। दोस्तों फैक्ट्री कहें या व्यापारी कोठी कहें, दोस्तों क्योंकि ये व्यापारी थे और समुद्री मार्ग के किनारे ही इन्होंने अपनी कोठियाँ बसाई थी। जो भी व्यापार करते थे, जो भी सामान जो था इनका, वो फैक्ट्री के पास, फैक्ट्री के अंदर वो कलेक्शन किया करते थे। दूर दराज के गांव वगैरह से जो मसाले होते थे और बाकी चीज़ें होती थी, जैसे मान लीजिए कपास वगैरह था, वो वहाँ पे उसका एक संग्रह केंद्र था। क्या था, संग्रह किया करते थे, और यहीं से क्या करते थे, वो जहाज़ों में लाद कर अपने देश यानी कि यूरोप ले जाते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। अभी इसी क्रम में हम बात करेंगे आज पुर्तगालियों की और अंग्रेज़ों की। ठीक है, पुर्तगालियों की और डचों की बात करेंगे कि किस तरह से आए। तो सर्वप्रथम बात कर लेते हैं भारत में पुर्तगीज़, जो पुर्तगाली किस प्रकार आए। तो सर्वप्रथम जो 1498 में वास्को डी गामा आता है भारत में। ठीक है, और ये किसकी सहायता से आया था, अब्दुल मनीद की सहायता से कालीकट पहुंचता है। एक गुजराती व्यापारी था, उसकी सहायता से पहुंचता है, वो उसका गाइड था। ठीक है, और कालीकट का हिंदू राजा जमोरिन उसका क्या करता है, आदर सत्कार करता है, उसका स्वागत करता है और अनुमति दे देता है मसाले और जड़ी बूटियाँ ले जाने की। अब वास्को डी गामा उत्साहित होकर क्या कर देता है, चला जाता है वहाँ से। इसके बाद 1500 में एक दूसरा व्यापारी आता है, पेड्रो अल्वरेज कैवरल। ये दूसरा व्यापारी था, ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि दूसरा पुर्तगाली व्यापारी कौन था जो भारत आया था, तो दूसरा व्यापारी पेड्रो अल्वरेज कैवरल था। ठीक है, द्वितीय पुर्तगाली व्यक्ति था ये। फिर इसके बाद 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आता है, इसके बाद क्या होता है, 1503 में पुर्तगाली जो होते आधिकारिक रूप से, ठीक है, कालीकट के पास एक जगह है कोचीन जो पड़ता है आपका केरल में। ठीक है, केरल में यहाँ पर क्या करते हैं, आधिकारिक रूप से अपनी फैक्ट्री बनाते हैं। इसके बाद क्या होता है, 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर यानी कि गवर्नर जनरल बनकर भारत भेजा जाता है, वहाँ के राजा के द्वारा, वहाँ की सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बात कर लेते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन था। ये 1505 में आता है और 1509 तक रहता है। ठीक है, ये पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था
कि जो हिंद महासागर है, क्योंकि जो पूरा व्यापार होता था भारत में वो पूरा आपका समुद्री मार्ग के द्वारा होता था, और ये चाहता था कि हिंद महासागर जो है, बंगाल की खाड़ी, इस पर नियंत्रण रख लिया जाए। ये पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, ठीक है। इसके लिए इसने एक ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल की नीति अपनाई। ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की या किसने अपनाई, तो ध्यान रखिएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। इसने संपूर्ण हिंद महासागर के पुर्तगाली साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया। पूरे हिंद महासागर को इसने क्या दिया, एस्तादो द इंडिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद कौन आता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये आता है 1509 में और 1515 तक रहता है। और इसके समय में कौन कौन से घटनाक्रम हुए वो देख लीजिए, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, अल्बुकर्क को, ठीक है। इसने क्या किया, कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 1510 में बीजापुर का जो आदिल शाही सुल्तान था उससे गोवा छीन लिया लड़ाई में, ठीक है। और भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। अभी तक तो ये व्यापारी थे, अब क्या हो गए, ये साम्राज्यवादी भी हो गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्षेत्र पर कब्जा भी करने लग गए। तो क्या हुआ, अल्बुकर्क ने क्या किया, भारत में स्थायी पुर्तगीज आबादी बसाना चाहता था। और इसके लिए उसने क्या कहा, उसने निर्देश दिया कि पुर्तगालियों को निर्देश दिया कि भारतीय स्त्रियों से विवाह संबंध बढ़ाइए, यानी कि भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहन दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या हुआ, 1510 में अब आता है तीसरा गवर्नर जो था, बहुत महत्वपूर्ण, 1529 से 1538 तक रहा है, लगभग ये 10 साल रहा। ये कौन था, नीनो डी कूना, ठीक है। इसने क्या किया, 1530 में क्या किया, कोचीन से अपना जो सरकारी कार्यालय था वो गोवा को स्थानांतरित कर लिया, और गोवा को इसने क्या बना दिया, राजधानी बना दिया, पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बना दिया, ठीक है। और जो कब तक रहा, 1961 तक। ध्यान रखिए दोस्तों, पुर्तगाली सबसे पहले आए, कब आए, 1498 में, और गए सबसे बाद में 1961 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पुर्तगाली सबसे प्रथम बार पहले आए और सबसे बाद में गए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं पुर्तगाली नियंत्रण की विधि क्या थी। पुर्तगाली जो थे उन्होंने पूरी तरह से हिंद महासागर पर कब्जा कर लिया था और एक परमिट व्यवस्था अपनाई, कॉटेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था अपनाई, कि कोई भी व्यापारी अगर हिंद महासागर के थ्रू व्यापार करना चाह रहा है तो उनसे परमिट लेना जरूरी हो गया। परमिट मीन्स कॉटेज, ठीक है। कॉटेज के बिना कोई भी व्यापारी हिंद महासागर में या अरब सागर में व्यापार नहीं कर सकता था। ध्यान रखिए, अरब सागर में, ठीक है। अरब सागर में कोई भी व्यापारी, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो विदेशी हो, पुर्तगालियों के परमिट के बिना नहीं कर सकता था, और इसके बदले कुछ टैक्स देना पड़ता था, कुछ सीमा शुल्क देना पड़ता था। और इस तरह से इन्होंने व्यवस्था अपनाई और पूरे जो अरब सागर पर इनका नियंत्रण हो गया। और बहुत ही शक्तिशाली इनकी नौसेना थी, ये मुगलों से भी नहीं डरते थे, ध्यान रखिएगा। अब धीरे धीरे प्रभुत्व तो हो गया, अब इनके पतन के ऐसे क्या कारण थे कि पुर्तगालियों का पतन हो जाता है। तो 1595 तक हिंद महासागर, लगभग 100 साल तक इनका प्रभुत्व रहा, हिंद महासागर पर एकाधिकार रहा। लेकिन बाद में ऐसे बहुत सारे कारण थे जिससे ये कमज़ोर पड़ते गए। पहला कारण क्या था, धार्मिक रूप से असहिष्णु थे, ठीक है। इनका एक मकसद ही था कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। एक मकसद ये भी था व्यापार के साथ साथ, जिससे क्या हो गया, भारतीय लोग थे, भारतीय शक्तियाँ क्या हो गई, असंतुष्ट हो गई, ठीक है। दूसरा कारण था कि ब्राज़ील का पता लग चुका था, तब तक अमेरिका की पूरी तरह से खोज हो चुकी थी, और इन्होंने भारत की बजाय ब्राज़ील और जो दक्षिण अमेरिका है उस तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया। तीसरा कारण क्या था, अन्य यूरोपीय कंपनियों से उनकी इतनी प्रतिस्पर्धा हुई, जिससे क्या हुआ, पुर्तगाली पिछड़ गए, और 1617 में सूरत के निकट स्वाली के युद्ध में क्या हो गया, ये अंग्रेज़ों से हार जाते हैं। चौथा कारण था, पुर्तगालियों ने
व्यापार के साथ लूट मार की नीति भी जारी रखी, ठीक है। और जिससे क्या हुआ, एक बार 1632 में शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। ये बहुत सारे कारण थे, ठीक है, जिसके कारण पुर्तगाली जो थे कमज़ोर होते गए और कुछ ही क्षेत्र तक सीमित होते रहे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पुर्तगालियों का योगदान क्या है। जो भारत में इस समय तंबाकू का उत्पादन होता है, आलू का उत्पादन, लाल मिर्च, मक्का, ठीक है, इन सब फसलों को पुर्तगाली ही भारत में लाए थे। मक्का भी इवन, ठीक है, मक्का कहाँ से लाए थे, मध्य अमेरिका से लाए थे, ठीक है, मक्का वगैरह। तंबाकू, आलू, लाल मिर्च, मक्का, ये जो फसलें थी इनकी शुरुआत पुर्तगालियों ने ही की। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इनका योगदान था प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में पुर्तगालियों ने ही की थी। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा शुरू हुई, ठीक है, ध्यान रखिए, पुर्तगालियों का ये योगदान था और यहाँ इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं, पुर्तगालियों के बाद आते हैं भारत में डच, ठीक है, डच आते हैं। डच कब आते हैं दोस्तों, 1595 में डच आते हैं, ठीक है, 1595 में आते हैं, 95-96 में डच आते हैं। और ये 1602 में क्या बनाते हैं, कंपनी बनती है इनकी। 1602 में इनकी कंपनी बनती है और कंपनी का नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से रजिस्टर्ड थी, ठीक है, और जिसका नाम था वॉक, ठीक है। ध्यान रखिए, जो डच व्यापारी थे उनकी जो व्यवस्था थी, बहुत सारे लोग शामिल थे कंपनी में और वो सहकारिता या कार्टेल पर आधारित व्यवस्था थी उनकी, जो कंपनी की व्यवस्था थी। डच मूल रूप से क्या काली मिर्च और अन्य मसालों के व्यापार में ही रुचि रखते थे। ये मसाले मूल रूप से क्या इंडोनेशिया से मिलते थे, इसलिए डच कंपनी का वह प्रमुख केंद्र बन गया। इन्होंने इतना भारत में ध्यान नहीं दिया जितना साउथ ईस्ट एशिया में ध्यान दिया इन लोगों ने, ठीक है। डचों ने भारत में मसालों के स्थान पर इस भारतीय कपड़ों के व्यापार में अधिक रुचि दिखाई। मसालों के स्थान पर इन्होंने भारतीय कपड़ों में अधिक रुचि दिखाई, क्योंकि मसालों के व्यापार से अधिक लाभप्रद था और उस समय कंपटीशन बहुत हो चुका था, ठीक है, इसलिए इन्होंने नया तरीका अपनाया कि कपड़ों का व्यापार किया जाए, ठीक है। आगे क्या हुआ, अब देख लेते हैं भारत में डचों की बस्तियां। तो सर्वप्रथम अभी हमने बात की थी कि सर्वप्रथम उन्होंने 1605 में मसूलीपट्टनम आपका ये आंध्र प्रदेश में यहाँ पे, ठीक है, मसूलीपट्टनम में बस्ती बनाई, ठीक है। इसके बाद पुलिकट भी यहीं पे है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, पुलिकट मैप में देख लीजिए, पुलिकट ये आंध्र प्रदेश, पुलिकट लेक, ठीक है। फिर 1616 में इन्होंने सूरत में बनाई, ये सूरत है आपका, ठीक है, सूरत में। फिर आता है कराईकल आपका यहाँ पे तमिलनाडु में, ठीक है, कराईकल, ध्यान रखिएगा। फिर चिंसुरा में एक फैक्ट्री बनाई कोलकाता के पास, चिंसुरा याद रखिएगा। और यहीं पे कासिम बाजार भी है, ठीक है, कासिम बाजार। और जो अगली फैक्ट्री बनाई 1663 में, वो कहाँ बनाई, कोचीन में, ठीक है, कोचीन में भी फैक्ट्री बनाते हैं। तो इतना नहीं पूछेगा, जो पहली फैक्ट्री थी इनकी मसूलीपट्टनम में वो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, भारत में प्रथम डच फैक्ट्री 1605 में बनी, कहाँ बनी, मसूलीपट्टनम में, अभी हमने बात की थी, ठीक है। और 1600 ईस्वी में डचों ने क्या, पुलिकट, कहाँ पे, तमिलनाडु में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की और उसे अपना मुख्यालय बनाया। इसके साथ ही साथ डचों ने क्या किया, पीपली और चिंसुरा में भी फैक्ट्री बनाई। चिंसुरा कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता से थोड़ी दूर है। और वहीं से थोड़ी दूर पे क्या है, एक जगह बेदरा है, ठीक है। बेदरा में क्या होता है, 1759 में बेदरा का एक युद्ध होता है, क्योंकि ये चाहते थे, जो डच थे ये अंग्रेजों को अपदस्थ करना चाहते थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लूट मार में भी व्यस्त थे। अंग्रेजों से क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं और इनकी एक संधि होती है कि भारत के व्यापार को नहीं करेंगे। अब इनका जो भारत के साथ जो एकाधिकार था वो समाप्त हो जाता है और संधि होती है कि अब ये जो ध्यान देंगे वो कहाँ पे देंगे, दक्षिण पूर्वी एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ इनका ध्यान चला जाता है। अब भारत से इनको ज़्यादा लेना देना नहीं था। अब इस युद्ध के बाद जब बेदरा के युद्ध में डच पराजित हो जाते हैं और जो पुर्तगाली हैं उनका भी अस्तित्व धीरे धीरे कम हो जाता है, उनकी भी ताकत कम हो जाती है, तब आते हैं फ्रांसीसी बाद में, ठीक है,
फ्रांसीसी आ चुके थे 1664 में। अब दो ही शक्तियाँ बची थी, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ठीक है, जो बड़ी शक्तियाँ थी, और उनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो भारत में अंग्रेज़ों का आगमन होता है, ठीक है, सितंबर 1599 में एक कंपनी का, एक समूह का गठन होता है, लेकिन आधिकारिक रूप से जो इसको मान्यता मिली थी वो 31 दिसंबर 1600 में ही इसको मान्यता मिली थी। और इनकी कंपनी का नाम जो पूरा था, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1600 में, और ये व्यापार करती है, और ये किस तरह से अपना वर्चस्व भारत में स्थापित करती है, इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।